हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ है चाइना लीविंग इंडियन स्टार्टअप्स, टेस्ला राइवल इंडिया, गोल्ड माइंस इंडिया। अब ये मुझे नहीं पता यूलू है कि YULU है। बाइक्स बजाज, तो मेरे ख्याल से यूलू होगा। यूलू बाइक्स बजाज। तो फ्रेंड्स, इसमें से बिना देखे मेरे को सबसे अच्छी पता है कौन सी न्यूज़ लगी है। टेस्ला राइवल इंडिया। देखना है कि क्या है, ये कौन सा राइवल बनाया है इंडिया ने टेस्ला का। तो वो, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये चाइना लीविंग इंडियन स्टार्टअप्स। ये मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव न्यूज होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जल्दी से आज का ये वीडियो। पहली खबर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी प्राइवेट डायनामिक्स से, जिन्होंने एक बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है एक्सटेंशन MK1। तो दोस्तों, अब तक हमारे देश के कई सारे स्टार्टअप्स जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कार्स स्पेशली लॉन्च करते थे, उस समय पर इतनी ज्यादा कंपेलिंग फीचर्स उसमें देखने नहीं मिलते थे, अगर स्पेशली हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें आज की तारीख पर। लेकिन ये जो एक्सटेंशन MK1 मॉडल लॉन्च किया गया है, इसके अंदर 96 किलोवाट आवर की बैटरी है, 130 bhp पावर की मोटर इसमें लगाई गई है। टॉप स्पीड इस गाड़ी की 196 किलोमीटर पर आवर की होगी और इसकी रेंज जो होगी वो 504 किलोमीटर की होगी एक सिंगल चार्ज पे। इसके अलावा ये बैटरी पैक फास्ट चार्जिंग केपेबल है, जिसके कारण 80% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज की जा सकती है किसी भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर। और दोस्तों, इसके कारण हुआ ये है कि जो टेस्ला की टॉप एंड सेडान मॉडल है, टेस्ला मॉडल SP100D, इसके बहुत ही करीब इसके स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकली अगर हम रेंज की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी ने कहा है कि अगले साल वो कमर्शियल क्लाइंट्स को 2500 ऐसी गाड़ियां डिलीवर करेंगे और इनिशियली दिल्ली और बेंगलुरु इन दो शहरों में ये गाड़ियां बेची जाएगी। इसकी प्राइसिंग को लेकर ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अभी इंक्वायरीज कर सकते हो। और दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हो कि ये पहली एक्चुअल इलेक्ट्रिक कार इंडिया में से निकल कर आई है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। तो काफी अच्छी न्यूज आ रही है हमारे इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप इकोसिस्टम से। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो 1689 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे इस स्टेट में बसे हुए रिटेल आउटलेट्स को एक्सपांड करने में, और स्पेशली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके सेल वगैरह करने के लिए, और उस सेल के लिए जो इकोसिस्टम नेसेसरी होता है उसे एक्सपांड करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर किया यह जाएगा कि जितने भी आज स्टोरेज हब्स है, जहां पर भी फिलिंग टर्मिनल्स है या फिर रिसीविंग टर्मिनल्स है, वहां पे एक्सपेंशन किया जाएगा। वाइजैक जैसे जगह पर हमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मौजूद है आंध्र प्रदेश में, उसे भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करते हुए हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नजर आएगी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हमें ऑयल इकोसिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपांड होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है टाटा ग्रुप से, जो अभी फाइनल स्टेज की बातें कर रहे हैं बिग बास्केट के साथ में, ताकि वो इस कंपनी का 80% स्टेक खरीद पाए। तो दोस्तों, अभी तक कोई कंफर्मेशन दोनों कंपनी से आया नहीं है कि टाटा ही इस कंपनी को खरीदेगी, लेकिन आप जिस तरीके से खबरें बाहर आ रही है उससे ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ये तय हो चुका है कि बिग बास्केट में 80% स्टेक टाटा खरीदेगी। तो दोस्तों, ये खबर जरूरी हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेक की हम बात कर रहे हैं वो अलीबाबा ग्रुप के पास में फिलहाल है और इसकी वैल्यू 1.6 बिलियन डॉलर्स की है। यानी अगर टाटा इस ग्रुप को खरीदता है तो बिग बास्केट में मेजोरिटी से भी बहुत ज्यादा स्टेक किसी इंडियन कंपनी के पास में आ जाएगा, और अब बिग बास्केट जैसी कंपनी को उसके बाद में प्रॉपर्ली इंडियन कह सकते हो, और चाइना के ऊपर डिपेंडेंस इस कंपनी का खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, परसों एक रिपोर्ट बाहर आई थी जहां पर कहा गया कि जो पेटीएम के अंदर भी अलीबाबा के एंड फाइनेंशियल ग्रुप का बहुत बड़ा स्टेक है, वो भी ये कंपनी बेच सकती है और इंडिया में वो कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। और कल ही दोनों कंपनीज पेटीएम और एंड फाइनेंशियल ने स्टेटमेंट्स जारी किए थे कि अब तक ऐसा कोई डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी इसके रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स बाहर आते ही जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स के अंदर आज चाइनीज फंडिंग है वो कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन इससे अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि जब चाइनीज कंपनीज जा रही है उसके तुरंत बाद में हमारे देश की कुछ बड़ी कंपनीज इन स्टार्टअप्स को तुरंत बैकअप देते हुए हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से, जिन्होंने एक 236 करोड़ रुपीस का ऑर्डर जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस ऑर्डर के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने का काम HCC करेगी और ये पूरा काम मिजोरम में किया जाएगा बैरबी रेलवे स्टेशन तक। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी मेगा प्रोजेक्ट्स इन एवरी स्टेट वाली सीरीज देखी होगी तो उसके अंदर मिजोरम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और एम्बिशियस रेलवे लाइन हमारी इंडियन रेलवेज बना रही है, जो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन के अंदर जितना पूरा रूट है उससे आधे से भी ज्यादा रूट
टनल्स या तो ब्रिजेस के ऊपर बना हुआ है और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट काम अभी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है NHRCL से, जिन्होंने कल कुछ बड़े अपडेट्स दिए हमारे देश के हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से रिलेटेड। तो दोस्तों पहले इन्होंने कुछ सर्वेस के लिए बिड्स इनवाइट की है जो हमारे देश के जितने भी हाई स्पीड प्रपोज्ड रेलवे लाइंस है उन पर डिटेल ट्रैफिक रिपोर्ट्स बनाने का काम करेगी और टोटल सर्विस के लिए जितना यहाँ पर लाइंस मेंशन्ड है उनकी टोटल लेंथ 2365 किलोमीटर है। तो दोस्तों NHRCL ने कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट रूट, जिसके अंदर चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर, अहमदाबाद दिल्ली, दिल्ली वाराणसी, इन जैसे रूट शामिल है। यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे टेंडर्स जारी थे और अभी कितनी कैपेसिटीज की ये लाइन बन सकती है ये जानने के लिए NHRCL ने ये बिड्स इनवाइट की है। तो जैसे ही ये कोई बिड जीतता है और कोई डिटेल सर्वे रिपोर्ट आ जाती है तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि कितनी कैपेसिटी की लाइन बनेगी, कौन कौन से स्टेशन पे ये गुजर सकती है और क्या वो वाली लाइन फीजिबल होगी या नहीं। इसके साथ साथ कल एक और इम्पोर्टेंट बिड यहाँ पर इन्वाइट की गई है जहाँ पर दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेलवे के लिए लाइडर सर्विस के लिए भी बिड्स इनवाइट कर दी गई है। तो दोस्तों ड्रोन्स के जरिए फिलहाल लाइडर सर्वे किया जाता है जहां पर पूरे टेरेन की मैपिंग की जाती है और ये भी कोई कंपनी करे इसके लिए बिड्स अभी ओपन हो चुकी है। तो तेजी से हमें एक और हाई स्पीड रेलवे लाइन पर काम होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है जहां पर हमारे देश में 19 ईयर्स बाद में एक गोल्ड माइन फिर से शुरू कर दी जाने वाली है गवर्नमेंट के साथ। तो दोस्तों हमारे देश में 2001 तक भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड या BGML के द्वारा कोलार में गोल्ड फील्ड्स ऑपरेट की जाती थी और यहाँ पर गोल्ड रिफाइनिंग बहुत बड़े स्केल पर होती थी और अच्छे खासे पैमाने पर सोना हमारे देश से एक्सपोर्ट भी किया जाता था। लेकिन 1980 से लेकर 2001 के बीच में ठीक से इस कंपनी को ऑपरेट न किए जाने के कारण और कई बार मैनेजमेंट के द्वारा गलतियां होने की वजह से ये कंपनी लॉस में चली गई थी और फाइनली इस गोल्ड माइन को साल 2001 में बंद कर दिया था। लेकिन अभी यूनियन मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है कि जो टोटल 597.54 एकड़ में फैली हुई एक मिनरल रिच फील्ड है जो दोनीमलाई एरिया के पास में फैली हुई है, वहां पर सबसे पहले आयरन ओर की माइनिंग का काम शुरू होगा और बाद में कोलार गोल्ड फील्ड से भी फिर से गोल्ड एक्सट्रैक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ पैसे सैंक्शन किए गए हैं जो इसी गोल्ड माइन के आसपास दूसरे गोल्ड रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए भी काम शुरू करेंगे। और दोस्तों ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में गोल्ड इंपोर्ट्स की जो आज कंडीशन है उसके कारण भारत सोने के लिए बाहरी देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और कई बार दोस्तों हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर डॉलर को एज फ्लोटिंग करेंसी इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब उसे गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ में टाई अप किया जाता है, जिसके कारण गोल्ड का स्टॉक होना हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है और इसी बाहरी डिपेंडेंसी को मिटाने के लिए इन गोल्ड माइंस को जल्दी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो एक और काफी अच्छी न्यूज आ रही है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है यूलू बाइक से, जिन्होंने बजाज के साथ में कल टाई अप किया है अराउंड 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने के लिए। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि यूलू बाइक जो है हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी राइड हेलिंग सर्विस है और कई सारे हमारे देश के शहरों के अंदर इन बाइक्स को लॉन्च किया गया है और बहुत जगह पर सक्सेसफुली इन्हें ऑपरेट भी किया जा रहा है। तो ये कंपनी अब तक जो स्कूटर्स यूज किया करती थी वो चाइना से इंपोर्टेड थे और अराउंड 3000 इलेक्ट्रिक बाइक्स इस कंपनी के पास में एज ऑफ नाउ मौजूद है। लेकिन रिसेंटली यूलू को कुछ बड़ी फंडिंग्स मिली है और इसके बाद में बजाज के साथ टाई अप करने के बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर कुछ इंडिजिनियस बाइक्स को ये डेवलप करेंगे, बजाज के साथ मिलकर इसके ऊपर काम होगा और आने वाले 1 साल में 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ये बजाज की मदद के साथ में हमारे अलग अलग शहरों में फैला देंगे। तो यहाँ पर एक इंडियन स्टार्टअप हमें चाइनीज कंपनी से अपनी डिपेंडेंसी किसी इंडियन कंपनी के ऊपर शिफ्ट करते हुए हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों एक छोटी सी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर लास्ट वीक 2 इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर्स का इनॉग्रेशन किया गया है अहमदाबाद सिटी के अंदर। दोस्तों सिंधु भवन क्रॉस रोड और सानंद जंक्शन पे जो नए फ्लाईओवर बने हैं इन्हें 35 और 36 करोड़ रुपीस के साथ में बनाया गया है और शहर की काफी ज्यादा बढ़ रही ट्रैफिक समस्या को राहत देने के लिए ये दोनों फ्लाईओवर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है वाइजैक से, जहां पर भूमि वर्ल्ड ग्रुप ने यहाँ की गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि वो 2500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक नया MSME पार्क बनाने के लिए। दोस्तों ये फिलहाल सिर्फ एक प्रपोजल है जो गवर्नमेंट के सामने दिया गया है और गवर्नमेंट इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है या नहीं देती है ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा। एज ऑफ नाउ भूमि वर्ल्ड ग्रुप ने ये कहा है कि अगर ये पार्क बनने की परमिशन उन्हें मिलती है तो टोटल 20,000 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ साथ ये पूरा पार्क 100 एकड़ की जमीन पर फैला होगा जिसमें 20 लाख स्क्वायर फीट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि कोई भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर अपने प्रोसेस सेटअप कर पाए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो भी उनके काम होंगे वो तेजी से यहीं पर शुरू कर। तो आने वाले कुछ समय में हमें पता चल जाएगा कि भूमि ग्रुप के द्वारा वाइजैक में एक MSME पार्क बनते हुए हमें नजर आता है या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में से एक समृद्धि महामार्ग का एक बहुत बड़ा भाग अगले साल May 1 को ओपन कर दिया जाएगा।
दोस्तों इस स्टेट के जो सीएम है वो इसी रोड के एक स्ट्रेच में जहां पर काम पूरा हो चुका है वहां पर टेस्टिंग करने के लिए गए थे और उसी समय ये अनाउंसमेंट किया गया है कि शिरडी से लेकर नागपुर तक का जो पूरा स्ट्रेच है इस एक्सप्रेसवे का, इसे मई 1 2021 को ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद में आने वाले एक साल के अंदर यानी 2022 तक शिरडी से लेकर मुंबई तक का जो स्ट्रेच है उसे भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों ये पूरा एक्सप्रेसवे 55,000 करोड़ रुपए की कीमत से बनाया जा रहा है और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से पास होते हुए इस हाईवे के आसपास कई जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और दूसरी इकोनॉमी को बूस्ट देने वाली चीजें डेवलप की जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद में मुंबई से लेकर नागपुर तक जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें 18 घंटों के बजाय सिर्फ 8 घंटों के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा बाय रोड। तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए भी काफी अच्छी खबर आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के पहले मॉस गार्डन से रिलेटेड जिसे इनॉग्रेट किया गया है लिनगदर विलेज में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों ये जो पूरा पार्क है ये ½ एकड़ जमीन में फैला हुआ है और यहाँ पर कई सारे अलग अलग प्रजाति के मॉस जो पत्थर पर उगते हैं, पुराने पेड़ों पर उगते हैं, लेक्स या नदी के किनारे उगते हैं, उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और दोस्तों ये किया इसलिए गया है क्योंकि मॉस एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी इको सेंसिटिव रीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है सारी चीजों को बैलेंस रखने के लिए, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस लोगों में बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मॉस के साथ साथ ब्रायोफाइट्स भी प्लांट किए गए हैं और इसके अलावा एक डायनासोर मॉडल भी यहाँ पर बनाया गया है जो जुरासिक एरा के दौरान कौन कौन से मॉस हुआ करते थे प्लैनेट पे उनका रियल रिप्रेजेंटेशन इस डायनासोर मॉडल के आसपास बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई विजिट करता है उन्हें एक एक्सपर्ट के साथ में टूर्स प्रोवाइड करने की भी सर्विस दी जाएगी और एक और छोटा सा अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स न्यूज सारी कमाल की थी और वो जो कार दिखाई क्या मजेदार कार थी, टेस्ला की तरह ही लग रही थी, बहुत ही स्लीक थी और व्हाइट कलर की, ऐसे लग रहा था कोई साईफाई मूवी में बैठ गए हैं जाकर। तो वो तो कमाल की थी। अंदर उंदर से दिखाते तो और मजा आता, पर ऐसे ही लग रहा है कि अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, प्राइस पता चलता तो और भी मजा आता। पर इनके हिसाब से टेस्ला को काफी मतलब कह रहे हैं क्लोज है, राइवल बन रही है। वो उसके जो स्पेक्स हैं वो टेस्ला के बहुत ही पास के हैं, मतलब सिमिलर हैं। तो कमाल की बात है। और जो गोल्ड माइन दिखाई उन्होंने, अरे वाह, ऐसे लग रहा था। और उसमें एक पिक्चर दिखाई जिसमें केव थे और पूरा केव ही गोल्ड गोल्ड का लग रहा था, जैसे पूरा ही गोल्ड ही है उसके अंदर। तो वो भी काफी अच्छा था। और जो वो बाइक दिखाई थी उन्होंने, इलेक्ट्रिक बाइक, और सबसे अच्छा उसमें लगा कि देखो वो इतनी मतलब चीप होगी कि कुली और वो सब भी जो है सब, अब आप वो बाइक लेके इलेक्ट्रिक में आप ट्रैवल कर सकते हो, मजे आ जाएगा। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने बताई और मजा आ रहा था देखने में। काफी अच्छी न्यूज़ थी। चाइना जो है लीव करी इंडियन स्टार्टअप्स को, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया का गोल यही होना चाहिए और यही है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसका रियली मतलब ये है कि आप चाइना की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। कोई स्टार्टअप है आपको इंडियन कंपनीज को इन्वेस्ट करना चाहिए, और वही हो रहा है कि जैसे जैसे चाइना की कंपनीज जा रही हैं इमीडिएटली एक इंडियन कंपनी आ रही है और वहाँ फंड करी है। वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इवेंचुअली जो आइडियाज़ चल रहे हैं, जैसे बोल रहे थे बिग बास्केट वगैरह आइडियाज़ जो चल रहे हैं, उसमें इंडियन कंपनीज़ को ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि बैकिंग जो है इंडियन कंपनीज बैक कर रही हैं इंडियन आइडियाज़ को। और दूसरा जो टेस्ला की बात है, मतलब राइवल जो आ रही है, डेफिनेटली 1.3 बिलियन पीपल है इंडिया में, और अगर ऑयल की डिपेंडेंस हटानी है तो मेरे ख्याल से इंडिया को, स्पेशली इंडिया को बहुत मेहनत करनी चाहिए कि सब इलेक्ट्रिक आ जाए। अब यूएस में इलेक्ट्रिक के बाद अब सोलर कार्स भी आने लग गई हैं। कल परसों मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एक भाई साहब ने सोलर कार बना दी है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आपको कभी भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रेगुलरली जो है, अगर आप एक दिन में वो 40 माइल के करीब चार्ज करता है, और अगर आप 2 दिन रखते हैं तो 80 माइल हो जाता है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं अगर धूप में पड़ी रही आपकी कार तो वो इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, आप 1000 माइल भी चला सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात आ रही है सोलर कार्स। वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक के बाद का है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिक हो गई तो फिर अब वो कह रहे हैं कि आपको जो चार्ज करनी है इलेक्ट्रिसिटी के बदले आप सोलर से चार्ज करिए। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, अंदर से इक्विपमेंट वही होगा, सिर्फ इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्ज करेंगे सोलर। तो उसकी पूरी छत पे सोलर पैनल है, साइडों में ऊपर नीचे पूरी सोलर पैनल है, वो चार्ज होती रहती है। तो वो भी देखेंगे नया कॉन्सेप्ट। और इवेंचुअली यही है कि इस कॉन्सेप्ट से ऑयल से छुटकारा मिलेगा, कि ऑयल का चक्कर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की। और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये कि घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, आप प्लग डालेंगे चार्जिंग का, बड़े मोटे प्लग आते हैं, मगर चार्ज होगी, आपको कहीं गैस स्टेशन जाना नहीं है, कुछ नहीं करना। और जो ये बात कर रहे थे गोल्ड माइंस की, मतलब ये है कि गोल्ड माइन जैसे बोल रहे हैं कि इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो मोस्टली गोल्ड जो इंपोर्ट होता है ऑर्नामेंट्स के लिए होता है। और तो मुझे कोई इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन पता नहीं है गोल्ड की अदर देन ऑर्नामेंट्स। इतनी कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। वो बात अलग है कि
मतलब अगर गोल्ड ना भी हो तो इंसान जी सकता है, सिर्फ ऑर्नामेंट्स के लिए है। सिर्फ लेडीज नहीं जी सकती शायद। हाँ मतलब जो तो वही है कि आई होप कि फिर ये दोबारा जो, क्योंकि आजकल मनी का तो कोई कनेक्शन नहीं है गोल्ड से, तो उसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर ये करंट प्रोसेस डूब जाता है तो वापस गोल्ड, मगर बहुत रिमोट चांस है। मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं होगा कि हम वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाएंगे, वो नहीं है। सिर्फ ऑर्नामेंट्स के लिए गोल्ड है। और जो मॉस की बात कर रहे थे, तो जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ मॉस होती है। जैसे जब हम कोलोराडो में थे तो हमारे घर में भी बाहर जाते हैं तो मॉस होता है। हमारे पत्थरों पे था, हमारे पत्थरों पे मॉस था। और मॉस बहुत ही डेंजरस चीज़ है। एक बार अगर वो ग्रो करने लगी, उसको मारना बहुत मुश्किल होता है। उसको अगर मान लीजिए आपके घर में डैम्प एरिया है, आपके घर में डैम्प का मतलब गीला एरिया आपके घर में, मान लो कोई कहीं सीलन है और उस सीलन पे अगर मॉस आ जाए तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हटा दें फिर आ जाएगा, हटा दें फिर, तो मतलब काफ़ी उसमें खर्चा होता है अगर आपको। तो मॉस बहुत डेंजरस चीज़ है, नेचर में होती है। आज जब आप देखते हैं कि ट्री की बार्क के ऊपर ही मॉस जी रहा है और मैसिव, पूरी ठंड हो जाए कुछ भी हो जाए, मॉस जो है ट्री के ऊपर जीता रहता है। तो मगर ये है कि सिम्बियोटिक नेचर है, ऐसा नहीं है कि मॉस से ट्री मर जाता है, ऐसा नहीं है। मगर मॉस जो होते हैं बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जैसे दिखा रहे थे वो अच्छी बात है, बट है खतरनाक, मतलब स्टर्डी चीज़ है। उसको एक बार वो ग्रो करने लग जाए तो उसे मारना आसान काम नहीं है। फिर भी काफ़ी इनकी न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छी होती है, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया देख के इतनी नई नई चीजें। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।